प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने आदिकालीन महत्वपूर्ण पंक्तियों को लिया है, प्रश्नोत्तरी को लिया है। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हमने काव्य खंड को लिया है, ठीक है? हमने काव्य खंड को हमने पढ़ना है आज। कुछ मित्रों के अनुरोध पर कि का आधुनिक काल की कुछ शॉर्ट नोट बताइए मैम, तो मैंने कहा कि महत्वपूर्ण ही लेकर चलते हैं, है ना? तो महत्वपूर्ण ही लेकर आई हूँ, यदि इतने ही आप पढ़ लेते हैं, कि चाहे वो ऑप्शन में मिलते हों या वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मेरे द्वारा आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, तो इनकी रचनाएँ आपने रट लेनी है, ठीक है? चाहे वो कवि हों या कब की कविताएँ हों या काव्य संग्रह हों, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी मैं नहीं करूँगी, केवल मैंने 25 प्रश्न लिए हैं। अब ये 25 जो प्रश्न हैं, इनका टारगेट फ्रेंड्स 50 प्रश्नों से भी अधिक है, ठीक है? 50 प्रश्नों से भी अधिक प्रश्न बन के निकल कर हमारे आज की वीडियो में आ रहे हैं। वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़े ही सार्थक वीडियो है ना? मैं बिल्कुल यहाँ पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। मुझे लगता है जो लेकर आऊँ सभी तक इम्पोर्टेंट हो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पैरोडी, गाली, लावनी, मुखरी और स्यापा शैली में कविताएँ किसने लिखी है? तो भारतेंदु जी ने लिखी है, ठीक है? अब इनकी रचनाएँ आप याद रखिएगा। कौन-सी रचना पैरोडी शैली में है, कौन-सी गाली, कौन-सी मुखरी, कौन-सी लावनी, ये भी याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो भारतेंदु जी हैं, इनकी कविताओं में क्या देखने के लिए मिलता है? तो भक्तिपरक तथा श्रृंगारिक संवेदनाओं का स्वर देखने को मिलता है। श्रृंगारिक संवेदनाएँ और नव जागरण के स्वर भी देखने को मिलते हैं। एक बात और याद रखना है कि गद्य इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है, लेकिन कविता के लिए इन्होंने ब्रजभाषा को चुना है, ठीक है? इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं जो आगे चलकर हम देखेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि भक्ति सर्वस्व, प्रेमाश्रु वर्षण, फूलों का गुच्छा किसकी कृति है? तो भारतेंदु जी की है। बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि जो प्रश्न रिपीट हुए हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ लिया है, महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया है। आगे प्रश्न हमारा आता है कि मन की लहर, मन की लहर, हिंदी की हिमायत, हर गंगा निम्नलिखित में से किसकी रचनाएँ हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र की हैं। प्रताप नारायण मिश्र की और भी रचनाएँ हैं। प्रेम पुष्पांजलि है, तृप्यत्याम है, श्रृंगार विलास है, लोकोक्त शतक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है? भारतेंदु के जितने कवि हैं, 5-6 कवि हैं, सभी को आपने याद रखना है। उनका जन्म समय भी याद रखना है। बिल्कुल कॉपी पेन पास में रखिए। जो फ्रेंड्स पहली बार नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर वीडियो है, ठीक है? जो दूसरी तीसरी बार दे रहे हैं उनके लिए भी है, बट उनको थोड़ा सा आइडिया है कि प्रश्न कैसे बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है, ई नंबर सही है। अधमोद्धार शतक जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, दुर्गा दत्त व्यास की है। 1872 में प्रकाशित हुई है, ठीक है? अधमोद्धार शतक 1872 में प्रकाशित हुई है। बाकी इनकी जो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं, सभी का आपने प्रकाशन वर्ष याद रखना है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनके इनके प्रकाशन वर्ष याद रखना, है ना? तो उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि श्रीधर पाठक की रचनाओं में से कौन सी रचना अनूदित नहीं है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि फ्रेंड्स ये यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। श्रीधर पाठक जी हमसे कई प्रश्न बनते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, बताना है कि कौन सी रचना अनूदित नहीं है, ठीक है? अनूदित और इनके जो मौलिक रचनाएं हैं, दोनों ही आपने देख लेना है। तो जो हमारा गुणवंत हेवंत है, वो इनकी रचना मूल रचना है, ठीक है? अनूदित नहीं है। ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बिल्कुल डी नंबर हमारा सही है, ठीक है? गुणवंत हेमंत का प्रकाशन वर्ष 1900 में हुआ है। इनकी और रचनाएं हैं, याद रखना। वनाष्टक है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। कश्मीर सुषमा भी है, इसको भी याद रखना, ठीक है? बाकी एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्राम प्रतीक कैसे हैं? इनके अनुदित रचनाएं हैं, ठीक है? ऋतु संहार भी है, जो कि अनुदित रचना है। और किसके अनुवाद ये किए गए हैं, ये बिल्कुल आपने याद रखना है। इनकी भाषाएं भी याद रख लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, अगली रचना है अगला प्रश्न है कि हरिऔध जी की कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो प्रिप्रवास, परिजात, वैदेही वनवास कैसी है? प्रबंध काव्य है। प्रिप्रवास 1914 में प्रकाशित हुई है, 17 सर्ग। परिजात में 15 सर्ग हैं, 1940 में प्रकाशित हुई है। और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं, 1940 में ही प्रकाशित हुई है। कल्पलता इनकी जो है प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है? आगे इनकी जितनी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती है। आगे देखते हैं, आगे अगला प्रश्न है कि धाराधर धावन किसकी रचना है? तो राय देवी प्रसाद मूर्ति जी की है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर ये देखिए,
कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ असंगत बताना है। बता दूं, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जितनी आज वीडियो पर मैंने अपने प्रश्न लिए हैं आज की वीडियो पर आधुनिक काल काव्य खंड से, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। बता दूं, इसका जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा आधुनिक काल के गद्य खंड से आएगा, क्योंकि गद्य खंड से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो बेशक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके पास आपके लिए एक प्रस्तुत करूंगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमें असंगत बताना है। हो सकता है इसी को सही जोड़ी के लिए आ जाए, है ना, हो सकता है सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर बिल्कुल सही है। नाथूराम शर्मा शंकर की गंगा लहरी नहीं है ना। गंगा लहरी किसकी है, आप हमें जरूर बताना, ठीक है। गंगा लहरी किसकी है, आप मुझे बताओगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं नहीं है। तो मिलन, पथिक, स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की हैं। लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डी नंबर है। रजत शिखर जो है रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है, पंत जी की रचना है, ठीक है। पंत जी की रचना है ये। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं कि अगली हमारी कौन सी रचना है, वो सॉरी कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा आ गया कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना पद्य नाट्य नहीं है। तो जो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है पद्य नाट्य की श्रेणी में कौन सी नहीं आती, ठीक है, हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है करेक्ट है। नहुस जो है वो पद्य नाट्य के अंतर्गत नहीं आता। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। कुछ अन्य लोगों की रचनाएं ले ली जाती हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्न 100% प्रश्न मतलब 100% है कि इस तरह के प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। तो आप जरूर देखना फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्नों को। इसका जो करेक्ट आंसर है हमने देख लिया कि डी नंबर है। और जो नहुस है तो कैसा है, पुराण आधारित है, ठीक है, ना कि पद्य नाट्य की श्रेणी में आता है। अब आपको याद रखना है कि अनक का जो प्रकाशन वर्ष है 1925 है, दिवोदास 1950 से प्रकाशित हुआ है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। छायावादी रचनाएं और छायावादी कवियों को आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके इनकी रचनाओं को आप याद रखें, क्योंकि जो प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं, वर्मा जी हैं, इनका आपने याद रखना है ये किस दर्शन से प्रभावित हैं, इनका दर्शन कौन सा है, कौन किस दर्शन से रिलेटेड है। इनको मतलब इनको चतुष्टयी कवियों की श्रेणी में कौन आते हैं, कवि चतुष्टयी किसे कहा गया है, बृहत्तरी कवि किसे कहा गया है, और लघुत्तरी कवि किसे कहा गया, ये याद रखना। छायावाद की विशेषताएं आप याद रखना। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता विद्वान याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कुछ सामान्य बातें हैं, बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए। छायावाद के संबंध में कुछ विद्वानों के मत भी है, वो भी आप याद रखना। चलिए हम देख लेते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर है कौन सा है। तुम्हारा जो बी नंबर है बिल्कुल करेक्ट है। महाराणा का महत्व, फिर झरना, फिर आंसू, फिर लहर, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको इसके प्रकाशन वर्ष याद है। 14, 18, 25, 33, ठीक है। ये 14, 18, 25, 33। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित छायावादी रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए ये अलग अलग रचनाएं अक्सर ले ली जाती हैं, चाहे या तो वो प्रसाद पंत निराला की हो, या वर्मा पंत जी या निराला जी की हो, है ना। अलग अलग ले ली जाती हैं। कभी कभी होता है कि एक साथ ही पूछा जाता है कि निराला जी की रचनाओं का सही अनुक्रम बता दें, या निम्नलिखित में से कौन सी कृति निराला की नहीं है। तो इस तरह भी बनता है प्रश्न, या तो अलग अलग भी बनता है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अभी से बिल्कुल ऐसे ऐसे पढ़ लें कि परीक्षा टाइम सब भूल जाए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है बी नंबर बिल्कुल सही है। पहले आता है गुंजन, है ना, पहले गुंजन आता है 1932 में, फिर आता है नीरजा 1935 में, फिर आता है गीत गुंज 54 में, और फिर आता है शांत काकली 1969 में, ठीक है। ये हमारी सही क्रम हो गया। तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको बिल्कुल मैंने कहा है प्रश्न, जैसे कि मैं प्रश्न प्रारंभ करने से पहले कहा है कि चाहे वो ऑप्शन हो या मूल प्रश्न हो, आपको दोनों ही ध्यान देना है आज की प्रश्नोत्तरी पर। अगला प्रश्न है कि मानवता का रसात्मक इतिहास कामायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो वाजपेयी जी का है। फिर वहीं पर आप देखना कि मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कामायनी के संबंध में। छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिपुर द्विवेदी ने कामायनी को। फिर नामवर सिंह ने कह दिया है कि आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है कौन, कामायनी, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको याद रखना। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, एक बात और कहना चाहूंगी कामायनी के संदर्भ में फ्रेंड्स, इनके जो कामायनी के प्रमुख पात्र हैं ये आप याद रखना। कामायनी की कथा वस्तु का आधार क्या है ना। क्या आधार माना गया है, तो ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है, ये सभी हैं। लेकिन जो कामायनी में वर्णित घटना है वो शतपथ ब्राह्मण से ली गई है, ठीक है। ये बिल्कुल आप याद रखना।
इनके आपने सर्ग याद रखने हैं, 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये बिल्कुल आप याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी-कभी कि कामायनी का 5वां सर्ग कौन सा है, कामायनी का तीसरा सर्ग कौन सा है। ये आपको ये सामान्य सी चीजें हैं, बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि पंत जी की कौन सी रचना महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, तो लोकायतन है ना। पंत जी का आप पल्लव थोड़ा याद रखना, इनकी पहली रचना कौन सी है, पहली कविता कौन सी मानी गई है, ये आप याद रखना। अंतिम कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पंत जी की छायावादी रचनाएं कौन कौन सी है, प्रगतिवादी कौन कौन सी है, अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन कौन सी है, और नव मानवतावादी कौन कौन सी है। एक दृष्टि इस पर आप जरूर डालना, ठीक है। बिल्कुल विनम्र विनम्र आग्रह कह रही हूँ कि इस पर आप जरूर डालिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। हम विश्वाई जन्म के सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है ना। अब यहीं पर आप थोड़ा सा उत्तर छायावादी रचनाओं को जरूर देखना, ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर छायावादी जितने भी रचनाकार हुए हैं उन्हीं को आपको पता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत उनको लिया जाता है। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, सोहन लाल द्विवेदी की एक दो रचनाएं हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर को आपने जरूर याद रखना है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारा करेक्ट आंसर हमने चूज कर लिया 15 का डी नंबर है ना। ये किसकी है, नवीन जी की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया जो कि दिनकर जी की रचनाएं मैंने कहा कि आप याद रखिएगा। तो यहीं पर हमें करेक्ट ऑप्शन बता देना है। करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल ए नंबर सही है। पहले आता है रसवंती, कुरुक्षेत्र, दिल्ली और आत्मा की आंखें है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं आप देख लेना। रसमरथी किस का काव्य रूप क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा का, हारे को हर नाम या उर्वशी, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। 1954 में इसका प्रकाशन वर्ष है ना। रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 46 में, प्रबंध काव्य की श्रेणी में कुरुक्षेत्र आता है। तो इनकी जो रचनाएं हैं बड़ी फेमस रचनाएं हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट प्रश्न है प्रीवियस क्वेश्चन का, कि हल्दी घाटी किसकी रचना है, तो श्याम नारायण पांडे की है, 1941 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने आज महत्वपूर्ण ही लिए हैं, बहुत काट छाट करके मैंने प्रश्नों को लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। लेने को तो बहुत ज्यादा थे, मैं 100 प्रश्न बना देती एक एक करके, वन लाइनर की, इसी से 100 प्रश्न बन सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे छाटा है, ऐसे काटा है कि 25 प्रश्न में जाकर रख दिया है। तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही बताना है कि कौन सी नहीं है। मधुकलश, एकांत संगीत, सतरंगिनी, त्रिभंगिमा, लेकिन वंदना के बोल जो है हरिवंश राय बच्चन की नहीं, हरि कृष्ण प्रेमी जी की है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना। इनकी जितनी रचनाएं हैं याद रखना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए जरूर आता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करती हूँ याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकृतिवादी रचनाओं का हमें असंगत बताना है ना। प्रकृतिवादी जो रचनाएं हैं असंगत बताना है। जो शिलाएं तोड़ते हैं, केदारनाथ केदारनाथ, भस्मांकुर नागार्जुन, प्रलय सृजन सुमंगल सिंह सुमन, और ताप के ताए हुए दिन रघुवीर सहाय। तो आपने बताना है कि इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो डी नंबर है बिल्कुल सही है। रघुवीर सहाय की रचना ये नहीं है, त्रिलोचन की रचना है, 1980 में प्रकाशित हुई है, ताप के ताए हुए दिन, है ना। हमारा डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्नों का अवलोकन करने के बाद इन रचनाओं को लिया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अच्छा हाँ, एक बात कहना था, वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स लाइक किया करें, ठीक है। लाइक करने में कुछ आपका जाता नहीं है ना, लाइक बिल्कुल फ्री है। कमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ना भी करें तो कोई चलेगा, पसंद आए तो किया करें, ना करें कोई बात नहीं, लेकिन लाइक किया करें। हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता का नाम बताना है, बड़ा ही फेमस प्रश्न है, ये प्रीवियस प्रश्न है। मैंने इस प्रश्न का अवलोकन किया तो मैंने देखा भारतेंदु ने भी लिखा है ऋतुसंहार, मैंने देखा कि जगमोहन सिंह ने भी ऋतुसंहार लिखा है, मैंने देखा कि इन्होंने भी लिखा है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में ऋतुसंहार के रचयिता का नाम बताना है, तो श्रीधर पाठक जो है जिन्होंने हिंदी में ऋतुसंहार को रचा है, ठीक है, ऋतुसंहार नाम से रचना की है। तो ये कुछ कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आने के चांस रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं फ्रेंड्स देख लेना। और एक बात कहूँ तो तार सप्तक के जितने कवि भी कवि हुए हैं वो देख लेना। प्रगतिवादी जितने कवि हैं, जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उनकी कई बार रचनाएं रिपीट होती हैं। हे मेरी तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, बहुत बार युग के बादल, नींद के बादल, युग की गंगा, है ना, जो शिलाएं तोड़ते हैं, बहुत बार रिपीट होती है। जैसे नागार्जुन जी की रचनाएं हैं,
शिव मंगल सिंह सुमन की हैं, त्रिलोचन जी की रचनाएं। तो आप देख लेना, मैंने इनके कुछ महत्वपूर्ण लिए हैं, 1-2 रचनाएं और है इंपॉर्टेंट है, जैसे मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। ठीक है, तो आप देख लेना उसको। ओ लग गई, चलो सॉरी फ्रेंड्स। ओहो, आप जाओ थोड़ा सा 2 मिनट और है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख रहे थे, सॉरी फ्रेंड्स गुड़िया आ गई थी। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद की रचना नहीं है, तो हमें बताना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है डी नंबर है, बोलने दो चीड़ को, भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं, नरेश मेहता की है। आगे के प्रश्न है बड़े ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने तैयार किए हैं आधुनिक काल काव्य खंड को, तो बिल्कुल आप रचना बता पाएंगे कि संशय की एक रात का काव्य रूप बताना है आपको, है ना। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो क्वेश्चन मार्क लगाइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। इसका आंसर भी आपको बताना है कि कौन सी रचना है जो भारती जी की है, सॉरी भारती जी की है ना, मैं सॉरी नहीं बोलती। तो बताना है आत्महत्या के विरुद्ध आत्मजयी गर्म हवाएं नाटक जारी है देशांतर। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट हुआ है कि संशयात्मा किसकी रचना है, तो ज्ञानेंद्र पति की है। आज का अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको ही देना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इनके प्रकाशन वर्ष आप याद रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लीलाधर जंगूड़ी की नहीं है ना। शंखमुखी शिखरों पर भय भी शक्ति देता है, अनुभव के आकाश में चांद घबराए हुए शब्द या सूर्य का स्वागत। इंपॉर्टेंट है, सभी मित्र ये 25 का आंसर देंगे। नहीं आता है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाइएगा बेझिझक, है ना। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य न करें। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।